हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की क्यूआर कोड आप देख ही सकते हैं। आप उनमें भी मुझे स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में 60 सेकेंड्स में भी मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज आया है यूनियन बजट। यूनियन बजट में काफी सारे नई बातें लाई गई हैं। बहुत मेजर इम्पैक्ट है आपकी पर्सनल टैक्सेशन में, जहां पे आपको सेविंग्स होगी 12 लाख तक, कोई भी टैक्स नहीं है नई रेजिम में। साथ ही साथ टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट होने वाला है आगे। इसके साथ साथ एमएसएमई की लिमिट्स जो रिवाइज करिए उसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा बजट था। नो डाउट कहीं ना कहीं इलेक्शन बजट भी था। अपकमिंग इलेक्शंस को देखते हुए उन पर्टिकुलर स्टेट्स को भी बेनिफिट काफी पास ऑन किए गए हैं। अब दोस्तों, आज हमारी वीडियो का एजेंडा है जीएसटी के अंदर चेंजेस। आए दिन जीएसटी में चेंजेस आते रहते हैं, बीट फ्रॉम द प्रेस रिलीज जो आपकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स की आती हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, सर्कुलर्स हो जाते हैं, रेगुलरली रूल्स में चेंजेस आते रहते हैं। बट स्टिल बजट में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। ऑल्दो ये चेंजेस कई सारे वो हैं जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी आपकी 21 दिसंबर को, उसी को आगे फर्दर प्रपोज को अब बेसिकली लॉ में लेके आया गया है। बट स्टिल वो काफी इंपैक्टफुल है, काफी जरूरी है। वो क्या क्या चेंजेस है, आइए हम उसको एक बार डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 116 से बेसिकली जीएसटी के चेंजेस आए हैं। लेकिन हमेशा मैं जब भी आपके साथ बजट डिस्कस करती हूं तो मैं आपको पहले ये जरूर बताती हूँ कि ये कब से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, ये जितने भी सेक्शंस हैं जो हमारे पास जीएसटी में चेंजेस आए हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर ही बेसिकली आपको क्लियरली इन्होंने बता रखा है। देखिए, अब इसको ही हम लोग फाइनेंस एक्ट बोलेंगे। ठीक है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज फाइनेंस एक्ट 2025। इसी के अंदर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट सेक्शन 116 to 119 and 121 to 129 दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उसके लिए लागू कर देगी। तो हमेशा जो एक पहला क्वेश्चन आता है, मैम जो आप प्रोविजंस बता रहे हो, जो आप चेंजेस बता रहे हो, ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कब से होंगे? तो यहाँ पे देखिए 116 से लेके 129, लेकिन बीच में 120 सेक्शन जो उसको छोड़ के बाकी सारे चेंजेस आपके कब आएंगे, कब एनफोर्स होंगे? जिस दिन आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हम एक बारी अब सेक्शन 116 पे आ जाते हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सके कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे सीजीएसटी लिखा हुआ है आपके सामने, सेक्शन 116 है। इसके अंदर क्या कह रहा है? अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 2। 2 क्या है? डेफिनेशन का सेक्शन है। अब क्लॉज 61 किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्पेक्ट में। तो एक बारी मैं इसी सेक्शन को खोल लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी मैंने खोल लिया। यहाँ पे देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इट मींस द ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives the tax invoices towards the receipt of the input services, including the invoices in respect of services liable to be taxed under RCM। अब चेंज जो बेसिकली आया है इस बजट से वो ये है कि आरसीएम वाली सर्विसेज भी जो अगर आपने ली हैं तो उनका भी आप आईटीसी जो पूल आप क्रिएट करते हो और अपने बाकी सभी जो आपके ब्रांचेस है सेम पैन पे उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप कर पाओगे। तो चेंज क्या है? आरसीएम वाले इनवॉइसेस भी अब आपके इस पूल में ऐड हो जाएंगे। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या हो गया? जो आपने परचेज करी थी, जो आपने रिसीव करी थी सारी इनपुट सर्विसेज और जो आप फर्दर अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, ऑन और बिहाफ द डिस्टिंक्ट पर्सन जो आपने लिया था, एंड दे आर लाइबल टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट टू सच इनवॉइसेज इन द मैनर गिवन इन सेक्शन 20 में भी अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज लाया गया। दैट मीन्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी तक सर्विसेज प्रोक्योर करता था, अब उसमें आरसीएम सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों, जो एक मेजर चेंज आ जाएगा ना, अब आपके पास आ जाता है सेक्शन 116 ए। सब सेक्शन 116 ए ये आपका सेक्शन 2 में ही नया आया है। ये किस रिस्पेक्ट में आया है? ये ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में आया है। यानी ऐसे गुड्स जिन पे सरकार को लग रहा था टैक्स इवेजन होगी, जिसके बारे में ऑलरेडी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी डिस्कशन हुई थी, उन गुड्स के रिस्पेक्ट में कहा गया है कि अब उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम मशीन से रिलेट कर लेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। जैसे ही वो गुड्स बनेंगे उन गुड्स के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाएगा।
ठीक है, और ये मार्क क्या हो जाएगा, जो अभी हम 148A नया सेक्शन आया जो इस ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है, ये एक तरह का डिजिटल स्टैंप हो गया, मार्किंग हो गई, जैसे आप बारकोड समझ लीजिए, RFID समझ लीजिए, एंड दिस विल बी यूनिक, सिक्योर एंड नॉन रिमूवेबल, यानी इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको अभी हम फर्दर इन डेप्थ अभी आगे पढ़ेंगे जब हम 148A को डील करेंगे, साथ में इसके साथ नई पेनल्टी सेक्शन भी आ गया है, तो हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब एक सेक्शन 12 में और 13 में आया है चेंज। ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में है दोस्तों? ये वाउचर्स के रेस्पेक्ट में है। आप सभी को पता है अभी वाउचर्स के रेस्पेक्ट में 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही कहा गया था कि वाउचर्स को हम आउट ऑफ जीएसटी परव्यू करेंगे। ईदर इट विल बी एन एक्शनेबल क्लेम या फिर वो मनी माना जाएगा। मनी कब होगा? जब वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। इधर इसके रेस्पेक्ट में ऑलरेडी जो ये सर्कुलर है वाउचर का, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही में आपको आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको साइड में, तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो स्पेसिफिकली वाउचर्स के रेस्पेक्ट में ही है। ठीक है, आप चैनल पे भी देख सकते हैं। अब इसी के अंदर दोस्तों आगे जो चेंज आया है, यानी वाउचर्स जो है आउट ऑफ जीएसटी परव्यू कर दिए, तो उसके रेलेवेंट जो सेक्शन थे टाइम ऑफ सप्लाई के, वो भी एलिमिनेट कर दिए गए हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यानी ब्लॉक क्रेडिट का जो सेक्शन है, इसमें जो एक बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट आई थी सफारी रिट्रीट्स की, उसको अंडू कर दिया गया है। प्लांट और मशीनरी, इस पे क्या कहा था कि जब कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल में जितना भी सामान आपने लिया है, क्या उसका हमें आईटीसी मिल जाएगा? प्लांट और मशीनरी की एट लेंथ बहुत अच्छी डिस्कशन हो रखी थी पूरे के पूरे जजमेंट में। तो उस जजमेंट को अंडू करते हुए क्या कहा गया देखिए, और ये सब्स्टिट्यूट कब से किया जाएगा? फ्रॉम दी 1 जुलाई 2017, यानी जब से ये जजमेंट आई थी तब से अब काफी लोग आईटीसी क्लेम करने लग गए थे, बट अब क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव है जजमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा इस प्रोविजन का, तो दैट मींस जिन्होंने भी क्लेम किया उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या कहा, प्लांट और मशीनरी को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को, ताकि वो बेनिफिट ही आगे पास ऑन ना हो पाए। अब गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, सेक्शन 20 में वही आईएसडी के रेस्पेक्ट में चेंज हुए हैं। सेक्शन 34 में चेंज आया है बड़ा। चेंज क्या आया है दोस्तों? एक रिटर्न्स में अभी आपने देखा होगा आईएमएस डैशबोर्ड आया हुआ है, यानी अब जैसे ही सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 भरता है, उसके बाद आपके पास एक आईएमएस डैशबोर्ड आ जाता है, जहां पे आपके जो भी परचेजेस आपने किए वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसको या तो आप एक्सेप्ट करते हो, या आप रिजेक्ट करते हो, या फिर आप पेंडिंग छोड़ देते हो। क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है, तो आपको, अगर अब मैं बात करूं जनवरी मंथ की, जब आप आईएमएस डैशबोर्ड देखोगे फरवरी में, जो 14 फरवरी से जनरेट होगी, तो आपको कई बारी फरवरी के भी इनवॉइसेस दिखेंगे जिस पे आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसी बात को देखते हुए आगे मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पास क्रेडिट नोट्स आते हैं, तो उन्होंने क्लियरली क्या कहा है कि क्रेडिट नोट को आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हो, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये देखिए, provided that no reduction in the output tax liability of the supplier shall be permitted, यानी liability जो कम हो रही थी इस क्रेडिट नोट से सप्लायर की, वो कम नहीं होगी unless, अगर आईटीसी जो उसका एट्रीब्यूटेबल है, आईटीसी एज इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू सच अ क्रेडिट नोट इफ अवेल्ड हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट, नॉट बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट वेयर सच रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, यानी अगर मैंने जिस सेलर बायर को मैंने बेचा था वो भी रजिस्टर्ड है और मैं एज अ सप्लायर तो रजिस्टर्ड हुई, अब मैंने जो इनवॉइस उस पर रेस किया था, कल को मैंने क्रेडिट नोट रेस किया है, तो वो रेसिपिएंट को आइडियली क्या करना है, आईटीसी रिवर्स करना है, और तभी मैं अपनी लायबिलिटी रिवर्स करूंगी। ये नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन लॉ में कहीं मेंशन नहीं था। बट अब लॉ में स्पेसिफिकली इस बात को लिख दिया गया है कि मी एज अ सप्लायर आई विल बी एबल टू रिवर्स रिड्यूस माई लाइबिलिटी ओनली एंड ओनली व्हेन, जब मेरा रजिस्टर्ड बायर होगा उसने अपना आईटीसी रिवर्स किया होगा। अगर उसने रिवर्स नहीं किया होगा तो मैं भी अपनी लाइबिलिटी को कम नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक चेन पूरी बनाते जा रहे हैं कि भाई जिससे आप बिजनेस करें ना, पहली चीज तो ये इंश्योर कर लो, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो बायर हो, वो टैक्स कंप्लायंट हो। बायर के रिस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि आपका आईटीसी उस पर निर्भर करता है, अगर उसने जीएसटीआर 1 सही नहीं डाली तो आपके आईएमएस में नहीं दिखेगा, आपकी 2 भी जनरेट नहीं होगी और आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। और सिमिलरली अब बायर के रिस्पेक्ट में कैसे, कि अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है बायर को, उसने उसको क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट या एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप ये बना लीजिए कि बिजनेस आपको जिसके साथ भी करना है, मेक श्योर दैट पर्सन इज वेरी वेरी टैक्स कंप्लायंट। उसके एंड पे अगर कोई भी गलती होगी तो कहीं ना कहीं जीएसटी में डेफिनेटली आपको इंपैक्ट तो करने ही वाली है। अब यही चीज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इंसिडेंस ऑफ द टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। अगर आपने
टैक्स इंस्टेंस पास कर दिया तो आप नहीं अपना रिवर्सल कर पाओगे लायबिलिटी का, लेकिन अगर आपने नहीं पास किया तो डेफिनेटली आप उसका रिवर्सल कर पाओगे। तो अब यही चीज आईएमएस में भी आ गई, तभी क्रेडिट नोट्स को या तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, आप उसको पेंडिंग नहीं छोड़ पाओगे फॉर श्योर। अब यही आईएमएस के रिस्पेक्ट में सेक्शन 38 में भी चेंज आ गया। 38 आपकी बेसिकली परचेजेस की जो डिटेल थी, टू ए ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, इन सब की जो बात करती थी, तो अब वहां पे ये आईएमएस का रेफरेंस आ जाएगा, एज पर लॉ वो इनकॉर्पोरेट हो गया। और 39 जो आपकी 3B की बात करती थी, अब वो क्या कहते हैं, विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए दोस्तों, ऑलरेडी पहले रेस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरी है तो आप 3B नहीं भर पाओगे, 3B नहीं भरी है तो गोइंग फॉरवर्ड आप 1 नहीं भर पाओगे सब्सिक्वेंट मंथ की, ये रेस्ट्रिक्शंस तो चली रही थी। सिमिलर पैटर्न पे अब देखिए, अगर आपने देखा होगा जीएसटी पोर्टल पे ना एक हार्ड लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 3B आ रही है। दैट मीन्स अगर आपने जीएसटीआर 1 करेक्ट डाली है, आपने 2B सही जनरेट करी है थ्रू आईएमएस डैशबोर्ड, तो एक ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी 3B की फिगर्स और बाय डिफॉल्ट उसको ही हम लोग चलाएंगे। अभी अगर आप चेंज करते हो ना, सिर्फ वो रेड हाईलाइट होती हैं फिगर्स, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये क्या कह रहे हैं कि अब इस तरह की कई भी कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस लाई जा सकती है इस रिटर्न में, तो मे बी ये जो हार्ड लॉकिंग है उसको भी वैलिडेट करने के लिए कि हाँ वो सही है गवर्नमेंट के पार्ट में, इसीलिए यहाँ पे ये सेक्शन 39 में चेंज किया जा रहा है। अब ये हार्ड लॉकिंग क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैंने अपने साथ रील्स और आपके वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए। अब एक बहुत मेजर चेंज है दोस्तों प्रोविजन नंबर 107 में एंड 112 में, यानी अपील्स में एंड अपील्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप अपील करते हैं तो देखिए, इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग द डिमांड ऑफ टैक्स, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to 10% of the said penalty has been paid by the appellant। और सिमिलरली अगर appellate ट्रिब्यूनल में जाओगे तो एडिशनल 10% और हो जाएगा। दैट मीन्स अगर केवल अब आपका पेनल्टी ऑर्डर था, किसी भी तरह का पेनल्टी ऑर्डर, तो उसका भी अगर आप अपील में लेके जाते हो तो आपको 10% प्री डिपॉजिट देना होगा, विदाउट विच अपील विल नॉट बी एंटरटेन्ड, बी इट एट द फर्स्ट लेवल और द appellate ट्राइब्यूनल लेवल, दोनों ही केसेस में आपको 10% की प्री डिपॉजिट देनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, प्री डिपॉजिट हमेशा कैश में जाएगा। ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड जो नया सेक्शन आया है 122B, दैट इज द पेनल्टी फॉर दैट ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जो नया आया है। अब यहां पे देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट where any person referred to in clause B of subsection 1 of 148A acts in contravention of the provision, कोई भी आपने प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावीन किया है, नहीं फॉलो किया है, तो he shall in addition to the penalty mentioned in chapter number 20 or the provisions of this chapter be liable to pay a penalty equal to the amount of 1 lakh और 10% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। यानी जो आप पे पेनल्टी बाकी और सेक्शंस में लग रही होगी वो तो लगेगी ही लगेगी, साथ में एक और एडिशनल पेनल्टी लगेगी जो कितनी होगी, 1 लाख या फिर 10% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। यानी ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म काफी ज्यादा सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हो। अब बेसिकली है क्या मैम ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, 148A पे आ जाते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई गुड्स, ऐसे कौन से गुड्स हैं, जनरली ये पान मसाला के रेस्पेक्ट में आया था, बट स्टिल और किस कैटेगरीज के और क्या क्या गुड्स लाएंगे वो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन आपको रेगुलर टाइम टू टाइम बताती रहेगी गवर्नमेंट, या द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हु आर इन पोजेशन और डील विद सच गुड्स। यानी अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने अपने गुड्स किसी और के पास रखे हुए हैं, किसी और फैक्ट्री में रखे हुए, तो वो वाला पर्सन भी लायबल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई, यानी दोनों पे ही, मैं या फिर जिस भी पर्सन के पास मैंने अपने गुड्स रखवाए हुए हैं वो पर्सन भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये बहुत मेजर चीज है जो ध्यान देने वाली है आपकी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इट मे इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रेफर टू इन क्लॉज ए, जो भी स्पेसिफाइड गुड्स होंगे उनको क्या करना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें आप फिक्स करोगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। ठीक है, जो भी आप गुड्स बनाओगे उनपे, और वो आप जरूर लिखोगे, द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल affix on the said goods or packages thereof a unique identification marking containing such information as in such manner and in such manner, जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए
उन गुड्स पे प्रॉपर्ली मार्क्ड होने चाहिए और वो नॉन इरेजेबल होना चाहिए, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। साथ में देखिए, फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स विद इन सच टाइम एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड इन सच फॉर्म एंड सच मैनर, जैसे जैसे बताए जाएंगे उस तरह से बाकी आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, furnish the details of the machinery which is being installed in the place of business of manufacture of such goods। जो भी मशीनरी आपने इंस्टॉल करी होगी एट सच प्लेसेस, जो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज हो रहे, उनकी भी पूरी डिटेल आप दोगे। क्या आइडेंटिफिकेशन है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी इसकी ड्यूरेशन है ऑपरेशन की, ये किस लिए दिया जा रहा है, ताकि वो गुड्स जो टैक्स इवेजन जिन पे सरकार को लग रहा है, अगर आपको उस मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पता होगी और आप अगर आप अंडरस्टेट करो अपनी सेल्स को, तो गोइंग फॉरवर्ड आप ना कर पाओ। इसीलिए ये नया मैकेनिज्म लाया गया। इसकी पेनल्टी भी नॉर्मल से हैवी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पेनल्टीज के अलावा आपको एक और नई पेनल्टी 122 बी की आप पे लेवी हो जाएगी, और केवल ये उस मैन्युफैक्चरर पे नहीं है, बल्कि उस पे भी है जो पर्सन इस तरह के गुड्स को वेयरहाउस कर रहा है या अपने कस्टडी में रख रहा है या अपने पोजेशन में रख रहा है, उन सभी पे ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो जाता है। अब एक और चेंज क्या है, शेड्यूल 3 में है, नई एंट्री आ गई है इन पैरा 8, आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड एंड डीम्ड टू हैव बीन इंसर्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से ही आ जाएगा। क्या कि सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन or the free trade warehousing zone to any person before the clearance for the exports or to DTA, यानी DTA और एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आपस में अगर आपने सप्लाई करी है, मे बी इन वन SEZ टू अनदर SEZ अगर आपने किया है, तो दैट इज आउट ऑफ द GST पर्व्यू, उस पे GST नहीं आएगा। और लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि रेगुलर बेसिस पे एमनेस्टी स्कीम्स आती रहती है, बेनिफिट्स पास ऑन किए जाते हैं, बट जो लोग कंप्लायंट थे, जिन्होंने पहले भर दिया था बट लेट फीस के साथ भरा था, उनको कोई रिफंड नहीं मिलता था। उसी बात को रीआइटरेट करते हुए क्या कहा है, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्सेस व्हिच हैज बीन कलेक्टेड बट व्हिच वुड नॉट हैव बीन सो कलेक्टेड हैड सेक्शन 128 बीन इन्फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स, यानी अगर आपने पहले कुछ भी पेमेंट कर दी है जो अब मे बी एमनेस्टी स्कीम के थ्रू आपको उसका बेनिफिट मिल जाता, अब वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। अब वो चला गया तो वो सरकार के खाते में चला गया, अब आप उसको भूल जाइए, आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आई होप आपको सभी जीएसटी के चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस, चाहे वो आईएसडी को लेके हो, चाहे वो नए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के हो, या वो क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, या वाउचर्स के रिस्पेक्ट में ऑफिशियली जो रिमूवल है सेक्शंस का, पर्टिकुलर सब सेक्शन का, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में वो हो, या ये जो हमारे नए पेनल्टी पे भी जो आपको प्री डिपॉजिट देना है उसके हो, वो क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपको कोई कंसर्न है, डाउट है, यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी आर गोइंग टू टेक इट अप, और अगर वहां पे रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली आंसर भी किया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।